हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की हमारी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5, जिसका कि नाम है राजा, राज्य, जनपद और एक प्राचीन गणराज्य। क्या है? राजा, राज्य, जनपद और एक प्राचीन गणराज्य। ये होने वाला है आज का हमारा चैप्टर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 4 के बारे में, जिसका कि नाम था क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो उस चैप्टर से हमने जाना कि हमारे अतीत को जानने के जो स्रोत हैं उनमें अवशेषों के अलावा हम बुक्स से भी जान सकते हैं, वेदों से हम क्या जान सकते हैं, और कब्रें उनके बारे में हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है ये। इस चैप्टर में जैसे नाम से ही दिख रहा है, राजा क्या है, जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या है, और महाजनपदों में कैसा जीवन हुआ करता था, वहाँ पर कर व्यवस्था थी या नहीं, और कृषि में क्या परिवर्तन आया, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम राजा। हमने देखा कि हमारा जो आदि मानव है वो सबसे पहले तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था भोजन के लिए। उसका जीवन मतलब स्थायी ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने लिए पहले तो फल ऐसे खा रहा था, फिर उसने अपने लिए अनाज उगाना स्टार्ट किया। तो अनाज की देखभाल के लिए वह एक स्थान पर रुकना उसने शुरू कर दिया। रुकने लग गया तो नगर बन गए, नगर बने, धीरे धीरे एक विशेष स्थान के राजा होने लग गए। तो हम देखते हैं कि आज अगर हम देखें कि अपना शासक हम कैसे चुनते हैं, तो आज हम अपना शासक मतदान से चुनते हैं। लेकिन सोचो पिछले टाइम में राजा कैसे चुने जाते होंगे। पहले राजा यज्ञ को कराते थे, विशेष यज्ञ को करवाते थे, वो राजा होते थे। यज्ञ का एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छे से कि किस तरीके से वो राजा बनते थे। मतदान की जो हमारी प्रणाली है वो लगभग 50 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। पहले जो राजा बनते थे, एक यज्ञ का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, अश्वमेध यज्ञ। अश्व नाम से स्पष्ट है, अश्व यानी घोड़ा। अगर किसी ने रामायण देखी तो उसे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है वो यज्ञ शुरू करने के जस्ट बाद एक घोड़ा छोड़ता था राजा, जो यदि दूसरे किसी राज्य में किसी राजा ने उस घोड़े को बांध लिया तो उसे जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। यदि वह उससे जाने देता तो इसका तात्पर्य यह है कि जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, घोड़े को छोड़ा है, वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ को करवाने वाला जो व्यक्ति था वो राजा, स्वयं को राजा मानता था। इस तरीके से ये जो यज्ञ था इसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ उसके जो घर परिवार के सदस्य थे वो भी उसके अलग अलग अनुष्ठानों में भाग लेते थे। जो पुरोहित थे वो ऐसे जल का छिड़काव करते थे और बैठकर यज्ञ करते थे। इस तरीके से ये यज्ञ संपन्न होता था। तो हमने देखा राजा कैसे बनते थे, इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे कि समाज में 4 वर्ण विद्यमान थे उस समय। ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध, वैश्य और शूद्र। आजकल इतना नहीं है, नॉर्मल जैसा हमारा वर्क होता है हम कोई भी वर्क अपनी स्किल के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम में इस तरीके से लोग वर्णों में बटे हुए थे। ब्राह्मण थे जो यज्ञों को, ये जो राजा था यज्ञ संपन्न कर रहा था, ऐसे यज्ञों को संपन्न करवाने वाले वो तो थे ब्राह्मण। क्षत्रिय युद्ध करने वाले, युद्ध में भाग लेने वाले। वैश्य जो थे उनका काम था पशुपालन और खेती, पशुपालन और खेती। और जो शूद्र थे वो इन लोगों की जो सेवा करते थे, निम्न लोग जो थे वो थे शूद्र।
सेवा करने वाले। उस समय लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का था। स्त्रियों की दशा कैसी थी वो भी हम आगे जानेंगे। ये हमने देखा 4 वर्ण थे। अब हम देखेंगे जनपद क्या था। तो जो राजा, जन यानी नॉर्मल जन यानी जन, जनपद जन का समूह, लोगों का समूह। तो जो राजा था वो अब एक पर्टिकुलर स्थान का राजा, थोड़े से स्थान का राजा नहीं होकर पूरे जनपद का राजा, स्वयं को जनपद का राजा मानने लगा। तो जिस पूरे स्थान का राजा होता था वो जनपद कहलाता था। लोगों का समूह। इन जनपदों की संख्या 16 थी। हमारे चैप्टर में कुछ जनपद दिए गए हैं, उनको हम मैप में देखेंगे और कुछ विशेष जनपदों, महाजनपदों के बारे में बताए गए हैं, वो भी हम जानेंगे। इन जनपदों में लोग किस में रहते थे, तो हमें ऐसा पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। जनपदों के लोग झोपड़ियों में निवास करते थे। इन लोगों का खाने के लिए क्या था, तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि ये लोग गेहूं, जो ये सारी फसलें तो उगा ही रहे थे। उसके साथ ही कुछ और फसलें भी हैं जो जिसका जो कि उल्लेख हमें इस चैप्टर में मिलता है 5वें अध्याय में, कि ये लोग गेहूं, जो, तिल, इसके साथ साथ सरसों और गन्ना, ये सभी फसलें उगाने लग गए थे। अब इन्होंने जो एक्स्ट्रा फसलों का नाम आया उसका भी एक कारण है, वो ये कि इस समय कृषि में एक परिवर्तन आ चुका था। क्या परिवर्तन आया? ये जो हल था वो लकड़ी के स्थान पर लोहे का यूज होने लग गया था। कृषि में परिवर्तन, लकड़ी के स्थान पर लोहे का हल यूज होने लग गया। लोहे का हल। इस वजह से जो हल था उसकी वजह से जो लकड़ी का हल जमीन में ज्यादा अंदर तक नहीं जाता है, लोहे का हल था जो गहराई तक जाता, तो जमीन की उपज बढ़ गई तो अच्छी अच्छी फसलें उगने लग गई। ये हमने देखा। एक परिवर्तन आया, लकड़ी के स्थान पर लोहे का हल। दूसरा परिवर्तन आया, लोग जो थे वो लोगों ने बीजों के स्थान पर तैयार पौधे थे उनको जमीन में उगाया, तो मतलब फसल खराब नहीं हुई और बहुत तायत में फसल उगी। मतलब बीज डालते कहीं उगा कहीं नहीं उगा, पौधे उन्होंने लगाए तो डायरेक्ट बहुत सारी फसल हुई। तो लोगों ने क्या किया, बीज के स्थान पर पौधे, तैयार पौधे लगाए, तैयार पौधे जमीन में लगाए। ये एक परिवर्तन आया। तो कृषि में क्या क्या परिवर्तन आया ये हमने देख लिया। तो हम थे हमारे जनपद में। तो जनपद के लोग झोपड़ियों में निवास करते थे और खेती में वो लोग गेहूं, जौ, तिल, सरसों, गन्ना, ये सभी चीजें उगाते थे। और उनके बारे में हमें क्या पता चला कि वो लोग, हमें पात्र मिले, धूसर गहरे रंग के पात्र। आपके चैप्टर में फोटो है, इस तरीके से ऐसा पात्र बनाया हुआ ये हमें मिला। ऐसे पात्रों का यूज, बर्तन मिले हमें ऐसे पात्र, धूसर गहरे रंग के पात्र, जिसमें या फिर मतलब विशेष पात्र था, इसके चारों ओर मतलब अच्छी डिजाइन थी। ये लोग इसमें गेहूं भरते होंगे या फिर छोटा पात्र था, कुछ इनका अनाज भरते होंगे या फिर किसी विशेष व्यक्ति को भोजन परोसते होंगे। इस तरीके के पात्र हमें धूसर गहरे रंग के पात्र। ये हमें जनपदों से मिले।
मिट्टी के बर्तन। ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे जनपद थे उनका समय है 3000 वर्ष पूर्व, लेकिन ये जो जनपद थे वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जनपद बनने लग गए। उसके 2500 वर्ष बाद इन्होंने बड़ा रूप ले लिया, तो ये महाजनपद कहलाने लगी। महाजनपद। अब देखो इस शब्द को हम देखें तो महा यानी बड़ा, जनपद यानी जनपद, तो बड़े जनपद बनने लग गए, स्थान बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, बड़े जनपदों का रूप ले लिया तो महाजनपद बनने लगे। तो अब महाजनपद बनने लग गए तो उनकी क्या विशेषता थी? महाजनपद बनने लग गए तो इनके राजाओं को अपने जो किले थे इनकी राजधानी बनानी पड़ी। तो जो महाजनपद थे उनके लिए इन लोगों को महाजनपदों की राजधानी बनानी पड़ी। तो ये बहुत सारी राजधानियों में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो राजधानी जो स्थान है उसके चारों, किला है उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे ये लोग। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो आक्रमण से बचने के लिए, हम सोचे तो आक्रमण से बचने के लिए, या फिर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अपनी कीर्ति, प्रसिद्धि या कितना वो महत्वपूर्ण दुर्ग है ये दिखाने के लिए, शो ऑफ कह सकते हैं हम, उसके लिए ये लोग उस जो किला था उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे। ये हमने देख लिया। अब जो महाजनपद बन गए, इनका राजा अब बड़ा हो गया तो उसे दूसरे अटैक से बचने के लिए बड़ी बड़ी सेना रखनी पड़ेगी। तो अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की। सेना के लिए फूट चाहिए और नगर को समृद्ध बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। जितना बड़ा विस्तार होगा तो पैसे चाहिए। तो अब पैसे कहाँ से आए? तो अब लगने लग गया कर। कर लगने लग गया। कर का रीज़न हम याद रखेंगे, सेना के खर्च के लिए, नगर की समृद्धि के लिए, किले की सुरक्षा के लिए। अब जरूरत पड़ने लगी कर की। कर किस किस पर लगाएंगे? तो इन्होंने कर लगाया, सोचो किस किस पर कर लगा सकते हैं ये लोग? जो फसलें उग रही उस पर कर लगाएंगे, फसलों पर कर, व्यापारियों पर कर, और जो अनाज उगाते थे उनसे या तो फिर वो अनाज के रूप में कर लेंगे या फिर अनाज से जो भी उनका प्रॉफिट होता है तो उत्पादन कर्ताओं से उत्पादन के रूप में कर। शिकारियों से कर, इस प्रकार कर की व्यवस्था शुरू हो गई। महाजनपदों के जो राजा थे उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे कुछ महाजनपद। मैप के अंदर देखेंगे जो हमारे चैप्टर में दिए गए हैं महाजनपद। उसके बाद हम दो विशेष महाजनपदों के बारे में भी देखेंगे।
ये बन गया अपना मैप। अब जो हमारे महाजनपद हैं उनकी संख्या 16 है, लेकिन जो हमारे चैप्टर में दिए गए हैं उन्हीं सभी महाजनपदों को हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ महाजनपद दिए गए हैं, 6th क्लास का चैप्टर है तो बेसिक से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। आगे की क्लास में हम बहुत सारे और भी महाजनपद है उसके बारे में देखेंगे। तो इन महाजनपदों के नाम, अगर किसी ने महाभारत देखी है तो उसके लिए इन महाजनपदों को जानना और समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ है गांधार महाजनपद, यहाँ है अपना मगध, सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध। फिर यहाँ है कुरु, फिर यहाँ है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर महाजनपद नहीं है, नगर है, बस्ती है जो हमें जनपदों से मिली। एक तो बस्ती हस्तिनापुर मिली हमें, और एक यूपी में एटा नामक जिला है, वहाँ पर अतरंजी खेड़ा करके बस्ती हमें मिली, वो भी मतलब जनपदों से बस्तियां हमें मिली। तो ये हस्तिनापुर नगर है। फिर अपना आ जाता है पांचाल, फिर है वैशाली, कौशाम्बी, यहाँ राजगृह, और जो ये स्थान है यहाँ पर, यहाँ है वज्जी जनपद। फिर यहाँ है अंग जनपद, यहाँ पर एमपी में अवंती जनपद, उज्जैन जिसकी राजधानी है। ये हो गए हमारे महाजनपद जो यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरीके यहाँ पर इस जगह पर तक्षशिला का नाम सुनते ही आचार्य चाणक्य। तक्षशिला है पहले हमारे अखंड भारत में था, और अखंड भारत को अखंड बनाने का काम ही चाणक्य ने किया था चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू, और उस समय यह अपने भारत में था। तक्षशिला गांधार की राजधानी है। फिर हमारा जो ये कुरु जनपद है, कुरु से क्या याद आता है? कुरुक्षेत्र, कौरव, जो कुरु था वहीं से कुरु वंश हुआ, और कुरु वंश में ही कौरव हुए, ये वो स्थान है। कुरु जो जनपद है उसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, मुख में नहीं बताया गया लेकिन इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ पांडवों ने अपने अज्ञातवास में जिनको वो बंजर भूमि मिली थी, उसको उनके हिस्से में बंजर भूमि आई थी, उसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगर बनाया था, वो कुरु जनपद की राजधानी है। वज्जी जो हमारा जनपद है उसकी राजधानी है वैशाली। मगध जो अपना जनपद है उसकी राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में इसकी राजधानी पटना, जो कि पाटलिपुत्र जिसका पुराना नाम है, वर्तमान में पटना। तो मगध की राजधानी क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पाटलिपुत्र। और जो अपना एक पांचाल जनपद है इसकी राजधानी है अहिच्छत्र। पांचाल जो जनपद है वो दो हिस्सों में है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी जो पांचाल है उसकी राजधानी है अहिच्छत्र। फिर अपना जनपद ये कौशाम्बी है, ये कौशाम्बी चैप्टर में बुक में जो मैप है उसमें कौशाम्बी दिया हुआ है, लेकिन ये जनपद नहीं है, ये वत्स नामक जनपद की राजधानी है। वत्स जनपद की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। फिर आ जाता है अवंती, उज्जैन, हमारे जहाँ महाकाल है, अवंती जनपद की राजधानी है उज्जैन। ये सभी हमने देख लिया। फिर बात आती है
की सबसे महत्वपूर्ण जनपद, तो वो है मगध। तो मगध जनपद सबसे महत्वपूर्ण क्यों है वो हम यहीं पे देखेंगे। जो हमारी गंगा रिवर है, गंगा नदी, वो यहाँ से जब निकलती है तो मगध अपना यहाँ पर है, इस जगह पर गंगा रिवर मगध से होकर निकलती है। मगध को गंगा रिवर से फायदा है, उस वजह से गंगा और एक सोन नदी, इधर से नदी है सोन नदी, इन दो नदियों की वजह से मगध को, जहाँ जल है वहाँ समृद्धि ऑटोमेटिकली होगी। तो इन दो नदियों की वजह से वहाँ पर पानी है, बड़े बड़े जंगल हैं, तो जंगल से जो हाथी है उनको सेना में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता, और जंगलों से नगर तो समृद्ध होगा ही, यातायात, जल परिवहन, ये सभी चीज़ें। तो मगध एक समृद्ध नगर था, ये हमने देखा। और इस मगध के बारे में एक और बात है, जो अपना सिकंदर था, विश्व विजय के लिए निकला था 2300 वर्ष पूर्व। तो उसने जब मगध पर अटैक करना चाहा तो उसका जो सेनापति था उसने मना कर दिया कि जो मगध के शासक है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और मगध एक ऐसा प्रदेश है जिस पर हम आक्रमण नहीं कर सकते। इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मगध है वो एकदम सुदृढ़, संगठित, मजबूत और महत्वपूर्ण जनपद था। इसके दो शासक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये अपना जनपदों का मैप हो गया। अब मगध के दो शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु ये शासक हुए। इस अजातशत्रु की भी एक कहानी है जो हम आगे देखेंगे अपने वज्जी जनपद में। बिंबिसार और अजातशत्रु ये दो शासक थे जो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और एक और था महापद्मनंद। महापद्मनंद, इससे वो धनानंद नाम भी याद आ रहा होगा, लेकिन वो ये नहीं है। इसने तो भला ही सोचा था मगध जनपद का उन्नति ही हुई थी। ये भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण शासक था मगध जनपद का। अब हम देखेंगे अपना वज्जी जनपद। वज्जी जो जनपद है उसकी एक खास विशेषता है कि वहाँ पर जैसे आजकल हम जैसे वो सभाएं करके, बातचीत करके, डिबेट्स करके और अपना निर्णय लेते हैं, गणतंत्र है हमारा, उस तरीके का कुछ यहाँ पर शासन था। गण या फिर संघ शासन व्यवस्था। मगर ये वज्जी जनपद अपनी शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शासन व्यवस्था, इस तरीके की शासन व्यवस्था थी। तो इसके अंदर क्या होता था, लोग सभाएं करते थे, सभाएं, महत्वपूर्ण वार्ताएं, वार्ता एवं चर्चा साथ बैठकर। अब इसमें एक खास बात ये थी कि कोई एक राजा नहीं था, सभी राजा थे जो आपस में बैठकर मंत्रणाएं करते थे। इस तरीके से वज्जी जनपद के अंदर इस तरीके की कुछ व्यवस्था थी। लेकिन इसमें एक बात ये थी, जो ये सभाएं थी उसमें स्त्रियों, शूद्रों, दासों को जाने की आज्ञा नहीं थी। ये सभी इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो सोचो स्त्रियों की स्थिति उस समय, आज का हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी कुछ चीज़ों के लिए रिग्रेट करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है हमारे पास, स्थितियाँ बहुत अच्छी है। पहले स्थितियाँ अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को देखो, उनके भी मंतव्य होते हैं, वो भी समझती हैं, तो उन्हें मंत्रणाएं, सभाएं, अपना ओपिनियन रखने का हक नहीं था उस समय। तो क्या देखा हमने कि इन लोगों को वहाँ पर बोलने का नहीं था। वज्जी जनपद के बारे में देख लिया।
अब हम देखेंगे, हमें एक दिग्ग निकाय के अंदर ऐसा पता चलता है वज्जी जनपद के बारे में कि जो हमारा अजात शत्रु था, कौन था अजात शत्रु? हाँ, अजात शत्रु था मगध जनपद का राजा। ये चाहता था कि ये वज्जी पर आक्रमण करे, वज्जी जनपद पर वज्जी पर आक्रमण करे। तो इसने इसकी जानकारी, इस वार्ता की हमें जानकारी किससे मिलती है? जो महात्मा बुद्ध का दीघ निकाय है, इससे हमें इस वार्ता की जानकारी मिलती है कि यह इस पर आक्रमण करना चाहता था। तो इसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जो वज्जी जनपद है उस पर वह आक्रमण करना चाहता है। तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या जो वज्जी जनपद है वहाँ पर वो सभाएं होती हैं उनकी, वो नियमित रूप से होती हैं? क्या उनकी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? वे बड़ों का सम्मान करते हैं, पुराने नियमों का पालन करते हैं, वे स्त्रियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर ये सभी बातें सही है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर जांच करने के बाद उत्तर आया कि ये सभी बातें सही है, वो लोग ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कुछ है तो वज्जी को हराना मुश्किल है। इससे क्या प्रूव हो रहा है? कि वो लोग संगठित है, एकता है उनके अंदर। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि तुम्हारा उसे हराना संभव नहीं है। ये हमने देखा, किससे पता चला? महात्मा बुद्ध के दीघ निकाय से। तो ये हमने जाना। तो क्या क्या जान लिया हमने? एक, मगध जो महत्वपूर्ण जनपद था, वज्जी जनपद जहाँ संघ या गण इस तरीके का शासन था। कुछ जनपदों को हमने मैप में देखा, और जनपद कैसे बने, उनके अंदर जीवन कैसा था, लोग झोपड़ियों में रहते थे। और वज्जी जो जनपद था उनकी सभाओं में स्त्रियों को और उनको वर्जित था जाना। ये सभी चीज़ें हमने देख ली। अब ये बहुत सारे शक्तिशाली राजा थे जो इन जनपदों को जीतना चाहते थे। फिर भी आज से 1500 वर्ष पूर्व तक ये जनपद चल रहे थे। आज से 1500 वर्ष पूर्व तक जनपदों में शासन चल रहा था। फिर आगे की कहानी कैसे स्टार्ट होती है वो हम यहीं पे देख लेंगे कि जो गुप्त शासक आते हैं वो इन पर अटैक करके इन्हें जीत लेते हैं। तो फिर हमें पढ़ना पड़ेगा गुप्तों के बारे में। तो फिर गुप्त शासक आते हैं, गुप्त शासक इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।